हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 23rd लेक्चर। ये हमारा 23वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ सप्लाई, इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं। ये सारे ही टॉपिक हम लोग लास्ट के 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं बेसिक ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या है, सप्लाई एंड स्टॉक क्या है, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल एंड मार्केट के केस में स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एंड सप्लाई फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लास्ट के 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे आपने लास्ट के 2 लेक्चर जो थे मेरे 21st और 22nd वो देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं देखा तो इस लेक्चर के बाद मेरे जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई पे वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना सप्लाई का वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी कि लॉ ऑफ सप्लाई, आज हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, फिर इसके कुछ assumptions हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड के कुछ assumptions थे ना, एकदम सेम वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ assumptions है, प्लस कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जो लॉ ऑफ सप्लाई को जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है वो हम समझेंगे। ठीक, और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो मेरा बस यही कहना है कि इनका जरूर फायदा उठाइए। मैंने आपके लिए अपने चैनल पे लगभग 300, मतलब आज की तारीख तक दिसंबर 2021 तक लगभग 300 लेक्चर वीडियोस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट, इन पे लगभग 300 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना है कि इनका फायदा उठाइए, इनकी मदद से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अभी बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में हैं। इवन ये जो मैंने स्क्रीन पे जो सब्जेक्ट्स शो किए हैं उसमें अभी मैंने इकोनॉमिक्स नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अब मेरा बस कंप्लीट होने वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2-3 लेक्चर और है। मैं इस समय सप्लाई पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी मार्केट। ठीक है, फॉर्म ऑफ मार्केट है ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मार्केट पढ़ाऊंगी, उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी। उसके बाद हमारा जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं मैक्रो स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो बस सिस्टमैटिक वे में एक एक करके एक एक सब्जेक्ट में उठाती हूँ और उसको कंप्लीट कराती हूँ। तो मेरा यही रहता है अपने चैनल पे। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि इसका फायदा उठाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर में स्टार्ट करती हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, यानी अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, बाकी सारी चीजें मतलब डिटर्मिनेंट्स, लास्ट लेक्चर में बताया था ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो ये मैंने सप्लाई फंक्शन बताया था और मैंने बताया था ये सब क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यानी ये वो फैक्टर है जिनसे सप्लाई पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। इन फैक्टर से सप्लाई या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, अगर ये फैक्टर चेंज हो तो। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर ये बाकी जितने फैक्टर हैं ये अगर कांस्टेंट है, ठीक है, बाकी जितने फैक्टर हैं वो अगर कांस्टेंट है, तो px एंड sx दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बार फिर से बोल रही हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर ये बाकी जितने फैक्टर्स जो मैंने लास्ट टर्म में डिटेल में पढ़ाया था, अगर ये बाकी जितने फैक्टर्स है ये अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या है, px यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sx, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जो प्राइस है कमोडिटी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी सप्लाइड। ये एस एक्स कहिए या इसको क्यू एस भी कहते हैं, क्यू एस मतलब क्वांटिटी सप्लाइड।
यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट में क्या है, बढ़ती जाती है। सप्लायर उतना ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करता है मार्केट में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है। क्योंकि जो सप्लायर है ना, वो चाहता है वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे मार्केट में एट हायर प्राइस। ज्यादा प्राइस रहे तो ज्यादा सप्लाई करे, कम प्राइस रहे तो कम सप्लाई करे। इसीलिए जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूएस। ठीक है, प्राइस ज्यादा तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो मार्केट में सप्लाई कम। तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, यही है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या, तो यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, चलिए ग्राफ बनाने से पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। ये क्या है, शेड्यूल, दिस इज सप्लाई शेड्यूल, बताया था ना, सप्लाई शेड्यूल है। शेड्यूल मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ मैंने पीएक्स को प्लॉट किया, यहाँ एसएक्स को प्लॉट किया। पीएक्स मतलब प्राइस, सपोज करिए जब प्राइस 9 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 थी, प्राइस बढ़ गई 10 रुपए हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड 200, प्राइस और बढ़ गई 11 रुपए हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड 300। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज सप्लाई शेड्यूल। अब इस सप्लाई शेड्यूल से जरा हम सप्लाई कर्व बनाएं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, जब प्राइस थी 9 रुपए, ये 9 रुपए है, जब प्राइस थी 9 रुपए तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 100 रुपए, 100 क्वांटिटी। जब प्राइस हो गई 10 रुपए, यहाँ गई 10 रुपए ले लेते हैं, जब प्राइस हुई 10 रुपए तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 200 रुपए, 200 क्वांटिटी सॉरी। जब प्राइस हो गई 11 रुपए तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई, 300। ठीक है, तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, ये 9 रुपए, ये 100 क्वांटिटी, 10 रुपए 200 क्वांटिटी, 11 रुपए 300 क्वांटिटी, ये आए 3 पॉइंट। अब इनको जोड़ने वाली जो लाइन है वही तो है सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व जब आप बनाते हैं ना, तो आप देखेंगे इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो सप्लाई कर्व है ये कैसा इसका स्लोप बनेगा, ये अपवर्ड स्लोप बनेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट ये अपवर्ड ऐसे करके जाएगा। तो यही है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि बाकी चीजें कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, ये लॉ ऑफ सप्लाई जो आप लिखेंगे ना, ठीक है, आप ये तो लिखेंगे कि पी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एस, ठीक है, वो तो लिखेंगे ही। बट दिस थिंग, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भूल गए तो आपके नंबर कट जाएंगे, लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है तो ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। एक चीज है कि अगर बाकी चीजें, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, तब होता है कि पी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एस, तभी ये होता है। अगर बाकी फैक्टर वेरी कर गए तो ये रिलेशनशिप, ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कंडीशन है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। अब लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ अजम्पशंस भी हैं। तो अजम्पशन बेसिकली यही है जो मैंने यहाँ पे सर्किल किया है ना, दिस इज अजम्पशन, यही अजम्पशन है। अजम्पशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन ये है कि जितने भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई फंक्शन के, सप्लाई फंक्शन के जितने भी दूसरे डिटर्मिनेंट है, दे ऑल रिमेन कांस्टेंट, उन सबको कांस्टेंट रहना है, तब लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करता है। यानी एस एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी आर, ये मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, फंक्शन, सप्लाई फंक्शन बताया था। तो एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई का, कि बाकी जितने क्या है डिटर्मिनेंट्स है, दे शुड रिमेन कांस्टेंट, बाकी जितने डिटर्मिनेंट्स है उन्हें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये सब डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रहेंगे तभी क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड करेगा। ये जितने मैंने सर्किल किए हैं ये कांस्टेंट अगर रहेंगे तो उस केस में क्या होगा, पी एक्स एंड एस एक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, और प्राइस घटेगी दूसरा भी फैक्टर घटेगा। ठीक है, तो बाकी जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो फर्म है उसका जो गोल है वो नहीं चेंज होना चाहिए, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है वो नहीं चेंज होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में जो कमोडिटी की प्राइस है उसमें चेंज होने का ऐसा कोई सीन ना हो, उसकी प्राइस चेंज होने में। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन, रिगार्डिंग टैक्स एंड सब्सिडी, वो सब भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बाकी फैक्टर्स, ठीक है, जितने बाकी फैक्टर्स थे अगर वो कांस्टेंट है, बाकी जितने डिटर्मिनेंट्स थे अगर वो कांस्टेंट है, ओनली देन लॉ ऑफ सप्लाई इज फॉलोड, तभी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है, तभी लॉ ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, होल्ड गुड्स। ठीक, तो दिस इज असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब जल्दी से देख लेते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं होल्ड करता, नहीं ट्रू होता। ठीक है, सबसे पहला जो सिचुएशन है दैट इज एग्रीकल्चरल आउटपुट। देखिए जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, ठीक है, दिस इज गवर्न बाय नेचुरल फैक्टर्स। ये जो एग्रीकल्चर यानी खेती में इस बार पैदावार कितनी होगी, प्रोडक्शन कितना होगा, फसल का प्रोडक्शन कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इट वेरी मच डिपेंड अपॉन द नेचुरल फैक्टर, यानी मौसम कैसा है, नेचुरल फैक्टर्स कैसे हैं, उन पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर आउटपुट। ये तो आप जानते ही हैं। बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ठीक है, तो हमारी जो फसल है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर सपोज करिए कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, ठीक है, कुछ बाढ़ आ जाए, तो क्या हुआ, फसल खराब हो गई। तो उस केस में क्या है, फसल अगर खराब हो गई तो उसकी प्राइस अब चाहे जितनी भी बढ़ जाए, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। एस मतलब, चलो क्यू एस लिखती हूँ, उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी से कोई एग्रीकल्चरल आउटपुट खराब हो गया है, ठीक है, फसल खराब हो गई है, तो अब उसकी प्राइस चाहे जितनी बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि फसल खराब हो गई है। क्योंकि एग्रीकल्चरल आउटपुट काफी कुछ नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा फैक्टर जहां पे, दूसरी जो सिचुएशन है जहां लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, दैट इज गुड्स ऑफ सोशल स्टेटस। गुड्स ऑफ सोशल स्टेटस का मतलब क्या है कि वो प्रेस्टिजियस गुड्स जो सोशल स्टेटस के लिए, सोशल डिस्टिंक्शन के लिए जो खरीदे जाते हैं गुड्स, तो इनकी प्राइस तो नॉर्मली ही क्या होती है, बहुत हाई। ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सोशल स्टेटस वाले प्रोडक्ट होते हैं, इनकी प्राइस तो वैसे भी ज्यादा होती है और ये और ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन क्या इनकी सप्लाई बढ़ती जाती है? नो, इट इज लिमिटेड इन क्वांटिटी। इनकी सप्लाई क्या होती है, हमेशा लिमिटेड होती है। जो सोशल स्टेटस वाले गुड्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है और वो बढ़ती भी जाती है, लेकिन इनकी सप्लाई क्या होती है, मार्केट में लिमिटेड होती है। कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास ये ऐसे सोशल स्टेटस वाले प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, तो इनकी सप्लाई लिमिटेड होती है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट जो है दैट इज पेरिशेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स यानी जो कुछ समय के जो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो जो कुछ जैसे बेसिकली जो फूड आइटम्स है, जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, जो कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है फ्रूट, फल वगैरह जो है, ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, पेरिशेबल गुड है, कुछ समय के बाद क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं फल। ठीक है, नहीं तो इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखे, नहीं तो अगर बाहर आ गए हैं तब उसके बाद ही कुछ समय के बाद खराब हो जाएंगे। तो जो पेरिशेबल गुड्स है ना, वहां पे भी ये लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये कुछ समय के बाद क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे सेलर क्या करता है, सेलर की कोशिश होती है कि अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो वो ज्यादा से ज्यादा बेच ले, इवन एट लो प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट खराब हो जाए, कुछ भी ना मिले, उससे अच्छा है कुछ तो मिल जाए, तो वो लोअर प्राइस पे भी पेरिशेबल प्रोडक्ट को निकाल देता है। ठीक है, सेल करता है ज्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट को, इवन एट लो प्राइस। आपने देखा होगा जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, जो फल बेचते हैं, जो ठेले पे फल लेके चलते हैं, वो पहले तो जब फ्रूट्स एकदम फ्रेश होते हैं तब तक तो एकदम हाई रेट पे बेचते हैं। ठीक है, बट फ्रूट जब खराब होने लगते हैं, थोड़े से मतलब पुराने हो गए, तो उनके रेट भी क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अब वो क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वो खराब हो जाएंगे। तो खराब हो जाएं और उनपे कुछ भी ना मिले, तो इससे ज्यादा अच्छा है सस्ते रेट पे निकाल दे, ताकि कुछ तो मिल जाएगा उसे। ठीक है, तो दिस इज पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो दीज वेर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। तो आई होप आज जो मैंने लॉ ऑफ सप्लाई आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व जो है इसका मूवमेंट और शिफ्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक बचेगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और उसके बाद हमारा ये जो पूरा थ्योरी ऑफ सप्लाई है दैट विल बी ओवर। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी फॉर्म ऑफ मार्केट, मार्केट के कितने फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, बैक टू बैक डेली ही आप देख रहे होंगे कि लेक्चर मैं ला रही हूँ। इवन कल तो मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। कल मैंने 3 लेक्चर 24 आवर के अंदर मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। कल मॉर्निंग में 2 लेक्चर अपलोड किए, कल फिर इवनिंग में 1 लेक्चर अपलोड किया मैंने।
तो कल मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, वरना अभी तक मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स मैक्सिमम अपलोड करती थी, बट कल मैंने 3 किया। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ, आप भी प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को पे कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।